जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का सुपर एग्जाम किक में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के प्यार और स्नेह से प्रेरित होकर हम लोग जो भी वीडियो बना रहे हैं बहुत ही उत्साहित हैं। आज पॉलिटी के नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि हम लोग अनुच्छेद संख्या 19 पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद संख्या 19, इसमें हम लोग पहला अनुच्छेद, इसमें हमने आपको बताया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति की आज़ादी। इसके बाद इसमें हम लोग दूसरा पढ़े हुए हैं कि सभा की आज़ादी, दूसरा सभा करने की आज़ादी। इसके बाद हम लोग इसमें तीसरा पढ़े हैं संगठन बनाने की आज़ादी, तीसरा संगठन बनाने की आज़ादी। इसके बाद चौथा हम लोग पढ़ चुके हैं चारों ओर भ्रमण, या हम ये कह सकते हैं घूमने की आज़ादी। इसके बाद हम लोग पांचवा पढ़ चुके हैं पसंद, ऐसे नहीं सीधा, कहीं भी भारत में बस जाने की आज़ादी, बस जाने की आज़ादी। ये हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम इसके जस्ट आगे का चलेंगे। तो अनुच्छेद संख्या 19 का 6, अनुच्छेद संख्या 19 का 6, इसमें आपको बताया जाता है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यह जो अधिकार है यह पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अभी इसको कानूनी अधिकार कह दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया है। ध्यान दो आप लोग, संपत्ति का अधिकार जो है पहले ये भी हमारा मूल अधिकार होता था, लेकिन इसमें क्या होता था कि जब गवर्नमेंट को जमीन की आवश्यकता होती थी तो उस जमीन को हम लोग, अब संपत्तियां अचल संपत्ति से तात्पर्य है, उस जमीन को अगर गवर्नमेंट लेना चाहती थी तो बहुत उसको पापड़ बेलने पड़ते थे। इसलिए देखा कि हमें जरूरत होगी जमीन, तो जो है हम ये मूल अधिकार होगा, इसलिए इसको संशोधन करके इसको जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का मान्यता दे दिया गया। और ये जब मान्यता दिया गया उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। यहां लिख दे रहे हैं संपत्ति के अधिकार का जब संशोधन हुआ, संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री, हम शॉर्ट में पीएम लिख दे रहे हैं, पीएम मोरारजी देसाई जी थे, देसाई थे। तो इससे आपका कंफर्म रहेगा। अब ध्यान दो, संपत्ति के अधिकार, अभी इसको कानूनी अधिकार दिया है, इसको जो है आपको भी अभी इसमें पढ़ेंगे और आगे भी आपको मिलेगा, लेकिन इसमें एक शॉर्ट बता दे रहे हैं, यहां भी आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आपका आता है 19 का 7वां, क्योंकि हमने आपको बताया है कि इसमें टोटल 7 जो है अधिकार दिए जाता है, और ये 7 में हमने पहला क्या हो गया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस टू राइट्स, यानी हम किसी भी बात को कहीं भी रख सकते हैं। अब रखने का तरीका ये नहीं है कि हम बोलकर ही रखेंगे, ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग अपना ऐसे दिखा दिए तो हमें समझ में आ जाता है कि क्या कह रहा है कि हम जीतने का सिंबल हो जाता है। भारत का झंडा लहरा दिया गया तो इसका मतलब भारत जीत गया, किसी और का झंडा लहरा दिया तो वो भी जीता, जैसे क्रिकेट में ऐसा होता है आमतौर पे। अब सभा करने की आज़ादी, जब हमको बोलना आ गया, अभिव्यक्त करने आ गया, तो हम सभा आसानी से कर सकते हैं, और सभा करने की आज़ादी है, कहीं भी आप सभा कर सकते हो, लेकिन ऐसी सभा नहीं कर सकते जिससे भारत के किसी के मूल अधिकार का हनन हो या भारतीय संविधान का हनन हो, ऐसी सभा नहीं कर सकते आप। यानी कहने का अर्थ ये है कि आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, अशांतिपूर्वक नहीं कर सकते। इसके बाद संगठन बना सकते हैं, सभा कर लिए, सभा में निर्णय लेकर आप लोग संगठन बना लीजिए। संगठन बनाने के बाद हम उसके अपने संगठन के विचारों को फैलाना पड़ेगा, तो इस संगठन को फैलाने के लिए आप चारों ओर भ्रमण करने की भी आज़ादी दे देता है अनुच्छेद 19। हम लोग भ्रमण भी कर लिए, जब चारों ओर भ्रमण कर लिए तो कहीं कहीं पसंद आ गया कि नहीं यार हमको यहीं रुक जाना चाहिए, तो जहां पसंद आ गया वहां भारत में कहीं भी बस जाने की आज़ादी। अब ऐसा नहीं कि कहीं भी बस जाओ, जहां बम गोला तो चल रहा वहीं बस जाएगा तो कैसे चलेगा, नहीं। इसके बाद संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अभी इसको कानूनी मान्यता दी गया है, इसको 300 क में भेज दिया गया है। इसके बाद जब यह संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया, उस समय उस संविधान संशोधन को 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया, और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। यहां तक आशा करते आपको समझ में आया होगा जो है। अब इसके बाद जो है थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। इसके बाद 7वां चलेगा, चलो। अनुच्छेद 19 का 7वां कहता है कि कोई भी आप व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। भाई हम आपसे पूछते हैं कि हम सभी ये घूम लिए, थक गए अगर, तो जब बस भी गए, अब बस गए तो हमको खाने होने के लिए पैसा वैसा कमाना पड़ेगा कि नहीं कमाना पड़ेगा। इसलिए भारत में भारत का संविधान अनुच्छेद 19 का 7वां कहता है कि आप व्यवसाय कर सकते हैं, आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं कि व्यवसाय कर लिए तो कौन सा व्यवसाय करेंगे जिससे हमारे जीविका का व्यवस्था हो जाए। अब ये कहिए कि हम ऐसा तोप गोला बेचेंगे तो चलेगा, तोप बंदूक इस सब का व्यवसाय करेंगे चलेगा, गांजा बेच लिए, ये व्यवसाय कर सकते हैं आप? नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसा व्यवसाय जो कि हमारे संविधान में परिभाषित किया गया कि आप आसानी से कर सकते हो। अब सभी प्रकार दैनिक जीवन की व्यवस्था है, अब ये नहीं कोई भी चीज उठाकर पकड़े और बेच दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे अभी आप देखिए दवा हो गई, दवा का आप व्यवसाय कर सकते हैं, इसके लिए आपको एजुकेशन लेना होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब व्यवसाय करेंगे लेकिन वही जिससे किसी भी प्रकार का भारत सरकार को कोई नुकसान न हो, ठीक है, और न ही किसी के मूल अधिकार की जो है अवहेलना हो। इस तरह आपका 19 का अनुच्छेद 19 समाप्त होता है। एक बात और, अनुच्छेद संख्या 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। संविधान का रीढ़ या बैकबोन भी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, इसको रीढ़ कहा जाता है, कहा जाता है।
यानी संविधान का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको संविधान का रीढ़ कहा जाता है, उसमें कई अनुच्छेद दिए होंगे, उसी में 19 भी दिया रहेगा। तो 19 जो है यह संविधान का रीढ़ कहा जाता है। और इसके बाद अब हमारा चलेगा अनुच्छेद संख्या 20। अनुच्छेद संख्या 20, अनुच्छेद संख्या 20 हम लोग चलेंगे, इसको इरेज करना है, इसलिए आप लोग यहाँ तक आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 20, दोष सिद्धि से संरक्षण। सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि यानी कि जैसे हम मान लीजिए कि कोई अपराध हो गया या अपराध किए नहीं किए, तो उस अपराध को सिद्ध करने के लिए यानी कि सिद्ध करने की जो व्यवस्था है उससे आपको संरक्षण पड़ा। नहीं किए हैं आप, झूठा मूठा आपको अगर कहा जा रहा है, तो ये सब चीजें किए हैं कि नहीं करे हैं, ये अनुच्छेद संख्या संविधान का 20 निश्चित करेगा कि आप दोषी हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो किस आधार पे कितना आपको सजा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो दोष सिद्ध में है, इसमें हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, गिरफ्तारी से संरक्षण। इसको ये भी कह सकते हैं कि गिरफ्तारी से संरक्षण, कि हमें पुलिस किस पर कब गिरफ्तार कर सकती है, कब नहीं कर सकती है, कब उसके कानून लागू होगा, कब नहीं लागू होगा। देखिए इसमें पहली चीज बताया गया है कि सजा, पहला है क्या, सजा बताया गया इसमें, सजा के बारे में। तो सजा जो होता है, सजा देखिए इसमें क्या बताया जाता है सजा में। सजा में जो होता है कि जैसे हमने कोई अपराध, सजा अपराध आज किया, आज के दिन किया, ठीक है, अपराध आज के दिन कर दिया मैंने, जैसे कर दिया। अब मान लो आज हमने चोरी की, अभी मान लो, ठीक है, चोर नहीं हूं भाई, आज चोरी किया, और चोरी जब किया तो आज की जो सजा है, आज की जो सजा है वह है 1 साल का। कितने का है, 1 साल का, ठीक है। और जब हमने चोरी किया सजा कितने का है, 1 साल का है। लेकिन ये जो चोरी है, अगर इसका जो न्याय हो, यानी कि कोर्ट द्वारा, कोर्ट के द्वारा न्याय 4 साल लगा, कितने समय लग गया, 4 साल, 4 साल लगा। और जब इसका न्याय हुआ उस समय सजा जो का जो प्रावधान है वह हो गया फांसी का। समझ लीजिए थोड़ा सा बात, क्या हो गया, फांसी का। चोरी आज किया मैंने, सजा 1 साल का है, और कोर्ट न्याय कब कर रहा है, 4 साल बाद, और सजा उस समय क्या है, फांसी का, ठीक है। तो ये जो फांसी है वो हमारे ऊपर आज के किए गए अपराध पर लागू नहीं होगा, ये पहली चीज है। यानी कि सजा जो होगा उसी समय के कानून के आधार पर दिया जाए होगी उसको, जो जिस समय उसने अपराध कारित किया है। ऐसा नहीं कि कल बदल जाएगा तो वो अपराध में वो इंक्लूड कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जो आज हमने कोई कमिट किया है कोई अपराध, तो इसकी सजा आज के ही लागू होगी, न कि कल आने वाले नए कानून की, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए, इसके बाद पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने कहने का अर्थ ये था कि सजा आज की जो अपराध के समय का ही सजा होगी, जो कानून संविधान में इंगित है, पहली बात। दूसरी चीज है कि एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा। अब यहां ध्यान दो, एक अपराध की एक सजा का अर्थ यहां क्या चीज है, समझो। एक अपराध की
एक ही सजा। अब यहां क्या अर्थ होगा, जैसे मान लो हमने क्या कर लिया, हत्या की, कोई हत्या कर देता है, मान लो ए ने, ऐसे सही रहेगा, ए ने हत्या किया बी का, राइट। अब ध्यान दो, ए ने जब बी की हत्या किया तो एक अपराध हो गया, और एक अपराध का सजा कितना, एक बार। इसके बाद अगर इसने दूसरा सजा कर दिया, जैसे ए ने क्या कर दिया, एक और हत्या कर दी, सी की भी हत्या किया, जब सी का कर दिया गया तो इसको हैबिचुअल मान दिया जाएगा, हैबिचुअल अफेंडर कहा जाएगा इसको। जैसे ये हैबिचुअल चले जाएंगे, तब अब अगर हम मान लीजिए एक हत्या कर दिए तो वो हम कोर्ट कहेगी यार इस जो है इसकी हैबिट नहीं है, ये आदत इसकी नहीं है कि हत्या करे, ठीक है। और उस समय आपको क्या कहेगा कि 14 साल की सजा कर दो। कितने साल की, 14 साल की, 14 साल की सजा दे दी जाए। लेकिन अगर ए लगातार दो मर्डर कर दिया तो आप उसमें हैबिचुअल आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, जैसे ही आप हैबिचुअल में चले जाएंगे तो हैबिचुअल में जाने के बाद आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आजीवन। यानी आपको सजा, एक अपराध की एक सजा होती है और दो अपराध की दो सजा। कहने का मतलब यहां पर यह है। इसके बाद तीसरा यह कानून क्या कहता है, ध्यान दो, अनुच्छेद संख्या 20 पहला क्या कह रहा है, सजा उसी समय के जब अपराध आपने कारित किया है वही कानून लागू होगा। दूसरा आपको क्या बता दिया कि एक अपराध की एक सजा, एक अपराध की एक सजा, दूसरा एक अपराध की एक सजा। तीसरा हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप, यानी हम कह सकते हैं, आप स्वयं के विरुद्ध आप स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, गवाही नहीं दे सकते। ध्यान दो, आप स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। अब यहां क्या मतलब है ये समझो। होता क्या है कि समझ लो, जैसे कोर्ट में गए और कभी कभी होते क्या है, जैसे मान लो हमारे पिताजी हैं या आपके पिताजी हैं और आप अपने पिताजी के सामने कत्ल कर देते हैं, ठीक है। आप अपने पिताजी के सामने क्या कर लिए, कत्ल कर दिए। और कत्ल करने के बाद पिताजी कहेंगे यार ऐसा है, मेरा लड़का फंस जाएगा, तो क्या कर दें, चलते हैं हम ही खुद अपने ऊपर ले लेंगे, कह देंगे हमने खुद जो है, मैंने ही जो है मारा है, ये रहा साहब, ऐसे वैसे कर देंगे। ऐसा नहीं है। जब तक यानी आप अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, ये तीसरा कहता है, ये पुलिस में चाहे कहीं भी। इसके बाद ये तो हो गया तीन चीजें। पहला सजा, अपराध आज के दिन की जो अपराध किया है, जैसे अपराध हमने आज के दिन किया तो आज का जो कानून होगा वही लागू होगा, नया आने वाले कानून लागू नहीं होंगे। दूसरी बात, एक अपराध की एक सजा। और इसके बाद तीसरा, आप स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, राइट। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, इसको इरेज करते हैं और इसके बाद जो है आगे इसके बाद अनुच्छेद 20 का तीसरा चीज हम चौथा देखेंगे। चौथा क्या कहता है, ध्यान दो कि अब देखो, पुलिस के समझ, किसके समझ, पुलिस के समझ ध्यान दो, पुलिस के समक्ष अगर हमने कोई चीज कबूल कर ली है या गवाही दे दिया है, वह कोर्ट में मान्य नहीं होगी। यानी पुलिस के समक्ष कि, या सामने लिख दे, समक्ष की जगह सामने रहेगा, ठीक रहे, सामने दी गई गवाही कोर्ट में मान्य नहीं। समझ रहे ना। यानी अनुच्छेद 20 का चौथा कहता है कि यदि आप थाने में चले जाएं, अब पुलिस डंडा लेकर पूछती है तुमने चोरी किया, तो उस समय हो सकता है डर बस
कह दे यार मार खाने से अच्छा है चोरी कबूल लेते हैं। लेकिन कोर्ट में पुलिस के समक्ष की गई कबूलनामा वो मान्य नहीं होता। आप कोर्ट में जाकर अपने खिलाफ बचाव कर सकते हैं। हाँ, पुलिस ये कहेगी, वो कितना भी चिल्लाए उससे कोई मतलब नहीं है, पुलिस के सामने कुछ नहीं चलता। ये सब गलत बात है। आप जो भी कह देंगे वो सब वो वहां कोर्ट में नहीं माना जाएगा जब तक आप कोर्ट के सामने नहीं कह देते। जिस दिन कोर्ट के समक्ष आप कह देंगे वो गवाही आपका लीगल हो जाएगा और वही मान्य होगा। और पुलिस के सामने कुछ भी बक दो यार, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं ना? अच्छे से समझ में आ रहा है, आशा करते हैं। इसके बाद पांचवा जो कहता है कि एक व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं कह सकते जब तक वह उसको अपराधी सिद्ध कोर्ट द्वारा न कर दिया जाए। यानी जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होता जब तक कोर्ट में मामला विचाराधीन है। कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं, जैसे मान लो मुझे थाने में ले जाया गया, मेरे ऊपर केस पंजीकृत कर दिया गया कि आप चोर हैं, लेकिन मैं तब तक चोर नहीं कहा जाऊंगा जब तक कोर्ट न कह दे और हमारे विरुद्ध सारे गवाही न हो जाए, तब तक मैं चोर नहीं हो सकता। यानी अगर कोई भी केस कोर्ट में चल रहा है या पेंडिंग है तो वह व्यक्ति अपराधी नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसकी सजा हो गई है तब वो अपराधी कहा जाएगा। ध्यान देना, अभी समझो, अपराधी तो हो गया, अपराधी जब अब मान लो सजा हो गया तो वो अपराधी हो जाएगा। लेकिन जब इसका अनुच्छेद 20 का 6वां क्या कहता है कि जब व्यक्ति अपराध की सजा काट लेता है तब भी वह अपराधी नहीं रह जाता, तब भी वह अपराधी नहीं रह जाता। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए मैंने कोई गलती किया, चोरी किया, और कोर्ट ने मुझे कहा 2 साल का आपको जो है सजा दिया सुना है, और मैं जाकर 2 साल की सजा को काट लेता हूं, और जब सजा काट कर बाहर आऊंगा तो मुझे ये नहीं कहेगा कोई कि आप चोरी किए थे, चोर हो। वो कहने के समाज में ये कानून संरक्षण दे रहा है, लेकिन क्या करेंगे भाई, एक बार चोरी कर लिए तो आपके ऊपर ठप्पा भी लग जाएगा कि कोई चोरी हो गई, कहेगा ससुरा वही चुराया होगा, पहुंचो उसका। नहीं भैया, गलती में कभी कभी मजबूरी में आदमी कर भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद ध्यान दो, अब ये तो था 20, ये क्या था 20। अब देखो ये जो 20 और 21 होते हैं, अनुच्छेद संख्या 20 और अनुच्छेद संख्या 21, इनको कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब इनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जितने भी हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे यानी फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, उन मूल अधिकार की सबसे बड़ी खासियत होती है कि सबको जरूरत पड़े पर अकाल के मतलब समय समय पर संसद द्वारा उसको संशोधित कर सकते हैं, लेकिन 20 और 21 को कभी भी प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन और सभी अनुच्छेदों को लागू करने के लिए कभी कभी राष्ट्रपति या जो है आपात स्थिति में उसको प्रतिबंधित कर सकता है। और कोई अगर हमारा मूल अधिकार है उसको समाप्त करना है एकदम जड़ से, तो वो संसद जो है उस पर विधेयक पारित कराकर उसको भी समाप्त कर सकती है, लेकिन जो लीगल होगा, जिससे किसी का मूल अधिकार का हनन नहीं होगा। इस तरह आपका अनुच्छेद संख्या 20 समाप्त होता है। अब इसके बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है
तो लाइक और कमेंट करते रहें, जिससे हम लोगों का भी उत्साहवर्धन हो। आप लोग ही तो इसके कारण बने हैं जो हमारा ये वीडियो बनता है। इसके बाद इसके आगे का वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो शिक्षा बाकी है, नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद संख्या 19 20, आज का 19 और 20 खत्म हो गया है। अब अनुच्छेद संख्या 21 ये अभी अगले वीडियो में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।